नजर आ रहा है? अच्छा, ऑनलाइन वाले कम आए हैं बच्चे। आप लोगों को पता चला है मिड्स का कब से? 5 जुलाई से। और ऑन कैंपस है ये भी पता है? क्या क्राइटेरिया है ये भी पता है? वैक्सीनेशन वालों के ठीक है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन्हें एग्जाम्स नहीं दिए जाएगा। अगर वो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं वो पास और फेल के ऊपर ही उनका सिर्फ असेसमेंट होगी, या वो पास होंगे या फेल, उनको मार्क्स इस तरह नहीं दिए जाएंगे। 50% उनको अगर पास है तो 50% मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। फेल है तो फिर फेल है, ठीक है। तो सिर्फ पास और फेल के ऊपर होगा अगर जिनका ऑनलाइन है एग्जाम। जिनको जो भी मसला है वो फिर डायरेक्टर साहब और जो भी है जाके उनसे पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई है एग्जाम की उनसे बात करना कि जिनके कुछ मसले कुछ अब्रॉड में हैं जो ऑनलाइन एग्जाम देंगे, या जिनका जो भी मसला है वो फिर क्लियर करें। लेकिन जो पॉलिसी आई है वो आप लोगों को हमने बतानी थी। तो 5 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे और ऑन कैंपस होंगे। आप लोगों की चेक की जाएगी सारी इनकी वैक्सीनेशन, और जो भी ऑनलाइन वाले हैं वो फिर इसी तरह पास और फेल पे होंगे। जो भी एग्जाम देंगे और वैक्सीनेशन नहीं है उनकी और ऑनलाइन देंगे तो उनका यही होगा फिर के या पास या फेल, ठीक है। फिर मार्क्स के ऊपर इनका वो है। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, 15-16 स्लाइड्स है, तो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कुछ बातें। आ जाए सारे। अच्छा, पैटर्न मेरा होगा 20% आपका है मिड, ठीक है। आप लोगों के वैसे 10% मैंने असाइनमेंट का रखा था, 30 हो गए और आपका फाइनल 60% है, ये पता है ना आपको, जिसमें से 40% आपका रिटन एग्जाम होगा और 20% वाइवा होगा, ठीक है। वो 20 आपके मिड के, 80 एंड 20% जो आपके सेशनल्स है उनमें से 10 आपकी असाइनमेंट है और 10 क्विज रखा था जो कि अब 5 हो गया था, और 5 जो मैं क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स दूंगी वो थोड़े से लेक्चर रह जाए, जब 1 या 2 फिर उसके बाद में स्टार्ट कर दूंगी आप लोग अपना मिड से फारिग हो। जो मिड्स के बाद जो है ना, या फिर 1-2 लेक्चर रह जाएंगे, उसमें ये कि ड्यूरिंग क्लास ही वाइवा होगा, 1-2 क्वेश्चन सबसे पूछूंगी और क्या पार्टिसिपेशन रही है उनकी ड्यूरिंग आपके प्रैक्टिकल्स और उसमें भी, ठीक है, वो सारे मार्क्स इंक्लूड होंगे। मैंने कहा था जो खुद लेटा था उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वो क्लास पार्टिसिपेशन में मिलेंगे। क्या चीज? पेपर पैटर्न आपका मिड्स का है जिसमें एससीक्यूज भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे, और उन एससीक्यूज के अंदर में भी कोई लेबलिंग के लिए मैं डायग्राम दे दूं एससीक्यू इस तरह के हों, ठीक है। तो हर एससीक्यू क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लोगों ने उसका आंसर देना है। अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके अंदर मैंने आपको फॉर एग्जांपल पूछा व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट एजेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, तो उसके आप देख लो कि 1 नंबर कॉन्ट्रास्ट एजेंट का हो जाएगा और 2-2 नंबर उनके टाइप्स के। तो इस तरह टाइप मतलब डिवाइड जो क्वेश्चन होगा उसको प्रॉपर्ली आप लोगों ने पढ़ना है और मार्क्स उसी तरह मैं दूंगी, डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप 1-2 दे सकती हो एससीक्यूज के लिए और 1-2 डायग्राम शायद, ठीक है अभी। लेकिन एससीक्यूज में रेडी रहना कि शायद 1 या 2 डायग्राम में लेबलिंग के लिए दे दूँ, ठीक है। आपको डायग्राम आ जाएगी और क्लियर इमेज होगा और उसको आपने ना सिर्फ लेबल करना, ठीक। बाकी आपके एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा छोटा सा लेक्चर है, मैंने कहा जल्दी से हो जाएगा, 10-15 मिनट में कंप्लीट। और कुछ डिस्कस करना है तो हम लोग लेट आए, हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्स के बारे में कि क्या पॉलिसी है मिड का, तो पता चल ही क्या होगा आप लोगों को 5th से स्टार्ट है और ऑन कैंपस ही होंगे। जो ऑनलाइन दे रहे हैं उनके लिए पास और फेल की पॉलिसी है कि या तो पास है या फेल है जो ऑनलाइन देंगे एग्जाम, ठीक है। जिनका कोई ना कोई मसला है इसलिए ऑन कैंपस ही आके दो जिन्होंने मार्क्स लेने हैं। अदरवाइज ऑनलाइन तो जिनके होंगे वो अगर अच्छे मार्क्स भी नहीं है तो 50% मार्क्स होंगे सिर्फ, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेना अपनी अपनी जितने भी ये डोजेज वगैरह की सर्टिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे लेके आके आप लोग फिर अलाउड किए जाओगे एग्जाम्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा मिड्स का मैंने आपको बता दिया 20% है, फाइनल आपका 60% होगा उसमें आपका एमसीक्यूज एससीक्यूज डायग्राम फाइनल का जो 40% होगा इसमें सब कुछ ही आएगा। मिड्स का शायद एक डायग्राम आए। लेक्चर्स कितने हैं? 20 लेक्चर्स हैं, आज 16 लेक्चर है, तो मैं बता दूंगा।
ठीक है, आप साथ साथ तैयारी रखो, बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, जितने आपके क्विज के आए थे उससे थोड़े से ज्यादा कर देंगे। बाकी लेक्चर से ज्यादा ना थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी रखा करो अपने फील्ड से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस मैं इसी तरह जनरल नॉलेज के उस पर भी दे देती होती हूँ कि उससे पता चलता है कि बच्चा कितना नंबर ले सकता है। नहीं सारे तो 4 GPA वाले नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा जो डिफरेंट होता है आपसे 4 GPA वाला बच्चा, वो इसीलिए होता है कि वो थोड़ा सा अपना उसकी स्टडी डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सा इधर उधर से सर्च करता है, चीजें बुक्स वगैरह देखता है। तो मैं कुछ इधर उधर से भी दे देती होती हूँ, तो उसके ऊपर परेशान ना हुआ करो, वो अच्छे बच्चों के लिए। समझ तो गए। तो स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रास्ट एजेंट पे। कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स क्या होते हैं, हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोरोस्कोपी में हम डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग उसको पिला रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट हैं। और कॉन्ट्रास्ट बेसिकली है क्या वर्ड, अगर इस कॉन्ट्रास्ट एजेंट को छोड़ दो और सिंपल हम लोग जो रेडियोलॉजी के अंदर जिस तरह स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें भी हम कॉन्ट्रास्ट का वर्ड यूज करते हैं। व्हाट डज कॉन्ट्रास्ट मीन, वैसे जनरली पूछा जाए तो क्या होता है कॉन्ट्रास्ट। जब हम कहते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर, एक्सरेस के ऊपर कि इसकी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, उसका क्या मतलब होता है? मैम हाईलाइट करने के लिए। नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट अभी तक नहीं पता आप लोगों को? बट अभी तक रेडियोलॉजी शेड करना, बिल्कुल ठीक है। दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करना, डाटा क्लोजली लाइज, ठीक है, विद इन दैट एफओवी, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू, इसके अंदर जो दो स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिकॉज ग्रे शेड्स हैं सारे, और ग्रे शेड्स डिफरेंट होते हैं। आपको पता है कि हमारे आई सिर्फ 32 शेड्स को डिटेक्ट कर सकती है, और ग्रे के डिफरेंट ही शेड्स है, थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा डार्क, यही शेड्स है। ब्लैक हो गया, वो जो थोड़ा थोड़ा शेड्स डिफरेंट हो रहा है ना, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को बता रहा है आपको कि ये वाला ऑर्गन ये है, ये वाला ऑर्गन ये, जरा सा उसका कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट। दैट मीन्स जो हमारे दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम लोग, वो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन है। जितना अच्छा हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उतनी अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये रेडियोलॉजी के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। आप किसी भी मोडालिटी के ऊपर चले जाओ, वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रास्ट। आप इमेजिंग के अंदर आओ, सब ब्लैक एंड व्हाइट आपकी दुनिया है, सारे मोडालिटीज के अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही इमेजेस मिलेंगे। MRI ले लो, CT ले लो, सबके अंदर जो है, एक्सरेस ले लो, मैमोग्राफी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सबके अंदर ग्रे शेड्स के ही हैं, डिफरेंट डायनामिक रेंज जिसको भी कहते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये सारे ग्रे शेड्स को अगर जो डिफरेंशिएट प्रॉपर कर पा रही है वो, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें इजीली नजर आ रहे हैं, दैट मींस देयर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इज बेटर। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन। वो हम कहते हैं कि इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, उसका क्या मतलब है? मैम डिटेल रेजोल्यूशन। एबिलिटी टू विजुअलाइज स्मॉल स्ट्रक्चर, जितना भी एक पिन पॉइंट, जितना भी अगर उसके अंदर कोई एक स्ट्रक्चर था छोटा सा पड़ा हुआ था और आप उसको देख पा रहे हो उस मोडालिटी के ऊपर, दैट मीन्स उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गन या कोई भी पार्टिकल को भी हम देख पा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स स्पेशल रेजोल्यूशन इज एक्सीलेंट। जब भी ये चीजें देखनी है रेडियोलॉजी में, इवन परचेज में भी, जब लोग आप लोग जाओगे या कभी गवर्नमेंट में जॉब होती है तो परचेज में भी बैठते होते हो जो उधर जॉब कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि बट स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, ये आप लोगों ने प्रेजेंट करना होता है। ये जितनी कंपनीज आती है ना जब गवर्नमेंट में आपको परचेज के लिए, तो आप लोग प्रेजेंटर्स होते हो, आप लोगों ने एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के उनको एक्सप्लेन करना होता है, बिकॉज यू आर द पर्सन जिन्होंने वहां पे बैठ के काम करना है, उन चीजों का पता हो, मोडालिटीज का पता हो, रेजोल्यूशंस का पता हो, आर्टिफैक्ट्स का पता हो। ठीक है, फिर इवन के उस मोडालिटी पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू आर द पर्सन जिन्होंने बताना है इंजीनियर्स को कि ये मसला आया, ये मसला आया, ये मसला आया। ठीक है, तो थोड़ा तो आप लोगों को भी पता होता है कि ये चीज इस मशीन की फॉल्ट है या आपकी फॉल्ट है या जिसकी भी है। तो आप आधे इंजीनियर हो, आधे डॉक्टर्स हो, या आपकी फील्ड जिस तरह की ना मिक्सअप ऑफ डॉक्टर एंड इंजीनियर है। इंजीनियर इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग डॉक्टर्स को फिजिक्स नहीं पता होती, ठीक है, उनको सिर्फ क्लिनिकल ज्यादा पता होता है। आप लोगों को फिजिक्स भी पता है, आप लोगों को क्लिनिकल भी पता है। फिजिक्स सिर्फ इंजीनियर्स को पता होती है, उन्हें क्लिनिकल नहीं पता होता। देखो डॉक्टर्स अलग, इंजीनियर्स अलग, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, उन्होंने क्लिनिक, आप लोगों ने दोनों पढ़ा है। आप लोगों को मशीन की फिजिक्स के बारे में भी पता है, कैसे इमेज क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं एक मशीन के। ठीक है, किस तरह प्रोडक्शन होती है उस इमेज की। ठीक है, वो कौन सी सोर्स होती है, वो किस तरह प्रोड्यूस होकर, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली तो एक इंजीनियर्स का काम है मशीनों के बारे में
लेकिन वो आप लोगों को भी पता है, फिर आप लोगों को क्लिनिकल भी पता है, तो आप समझो कि आप इंजीनियर भी हो और डॉक्टर भी हो, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोगों के पास नॉलेज है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की। अब हमें पता चल गया है कि दो स्ट्रक्चर्स को जो इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहा है उसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो एजेंट्स वो जो कि हम लोग एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर, और वो आपके दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करता है, हाईलाइट करता है और बताता है कि ये स्ट्रक्चर और है, ये स्ट्रक्चर और है। हम एक्सरेज के अंदर जब पढ़ते हैं, एक्सरेज के अंदर जब देखा होगा आपने, आपको सिर्फ और सिर्फ बोन्स नजर आती हैं, आपको सॉफ्ट टिश्यूज क्लियरली नजर नहीं आते। फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए, उनका कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए हम उनको एजेंट्स कुछ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप के एजेंट्स होते हैं और वो किन पर्पस के लिए हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। फॉर द जीआई ट्रैक हम लोगों ने पढ़े थे कि डिफरेंट आपको उनको डिवाइड किया गया पूरे जीआई ट्रैक को। अपर जीआई को अलग से, इसको बेरियम स्वॉलो कहते हैं, मील अलग, वो स्टमक के लिए। पूरे जीआई ट्रैक को 4 हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ, डिफरेंट नेम दिए हुए हैं उसके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इन कॉन्ट्रास्ट को डिफरेंट टाइप्स से इंजेक्ट भी किया जाता है, इंट्रोड्यूस भी। किसी के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, किसी के अंदर जो है वो पेशेंट को ऑरली पिलाया जाता है या फिर ऑरली उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। तो वो किन उसके अंदर इस तरह होता है, वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गए कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट एजेंट? इसकी डेफिनेशन अगर मैं पूछूं पहले, तो आपको कॉन्ट्रास्ट का पता होना चाहिए, एंड देन कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स क्या है? टू डिस्टिंग्विश एडजेसेंट टिश्यूज ऑन सीटी, या टिश्यूज मस्ट हैव डिफरेंट डेंसिटीज या अटेन्युएशन। आपको पता है व्हाट इज अटेन्युएशन? एब्जॉर्ब करना, उसको जो भी अटेन्युएट हो रहा है, जितनी भी वेव्स हैं उसको एब्जॉर्ब करना, कितनी स्कैटर्ड हो गई हैं, कितनी एब्जॉर्ब हो गई हैं, कितनी पास हो गई हैं, दिस इज अटेन्युएशन, ठीक है। तो आप सिटी के इमेजेस या किसी के अंदर भी इमेजेस जो दो टिश्यूज को डिफरेंशिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज। अब हम लोग जब भी इमेज बनाते हैं, और इमेज को हम यूं ही बताते हैं ना, कुछ इमेज हमारे पास व्हाइट नजर आते हैं, कुछ ब्लैक नजर आते हैं, कुछ ग्रे, वो इसलिए कहते हैं कि उनके डिफरेंट डेंसिटीज हैं, ठीक है। वो उन डिफरेंट डेंसिटीज के अकॉर्डिंगली अपनी जो भी उसकी सोर्स है, कुछ अल्ट्रासाउंड की सोर्स है, कुछ वेव, कुछ एक्सरेज की सोर्स है, वो एब्जॉर्ब करता है। वो एब्जॉर्ब करना दैट इज अटेन्युएट, ठीक है। वो अटेन्युएशन के थ्रू इमेज बनाता है। जितने ज्यादा जिसने अटेन्युएट किया होगा वो इमेज अकॉर्डिंगली उस तरह होगा, ठीक है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड के ऊपर है कि जितना ज्यादा उसने एब्जॉर्ब किया होगा, अटेन्युएट किया होगा, वो क्या होगा, वो उसके अंदर से साउंड वेव्स पास की हुई है, तो हमें वो ब्लैक इमेज नजर आता है, हमें पता है वो फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो एब्जॉर्ब नहीं करते, अटेन्युएट नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर में से पास ही नहीं कर पाती हैं, वो रेडिएशन है या फिर साउंड वेव है, ठीक है। वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? वो कोई हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू उनकी डेंसिटी, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, वो थोड़े से डेंस, लिवर थोड़ा ज्यादा डेंस होगा, किडनी उससे कम होगा, पेंक्रियाज, स्प्लीन, अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी डेंसिटी अकॉर्डिंग, जितनी डेंसिटी होगी, जितना डेंस होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसने अटेन्युएट करना है। वो अटेन्युएट करेगा तो हमें इमेज वैसा नजर आएगा, या ब्लैक नजर आएगा या व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश एडजेसेंट टिश्यूज ऑन सिटी इमेजेस, द टिश्यू मस्ट हैव डिफरेंट डेंसिटीज दैट आर अटेन्युएशन। वो डेंसिटीज क्या है? वो अटेन्युएशन है, वो उनकी एब्जॉर्बिंग पावर है, ठीक है। जितनी ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, these varying densities will result in distinct city numbers, जो कि आपने सिटी में पढ़े थे, हॉर्न्सफील्ड यूनिट्स, और डिफरेंट एयर के कितने होते हैं, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे, सिटी नंबर उनको कहते हैं, which produce an image that clearly displays the different tissues. In chest, inherent contrast is high, which allow easy identification of the structure. Such level of inherent contrast is not present in other areas of the human body, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने विंडो विड्थ और विंडो लेवल का पढ़ा था ना, वो ज्यादातर चेस्ट के अंदर यूज किया जाता है, बिकॉज वी वांट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। उसके अंदर अब लिवर, सॉरी, चेस्ट के अंदर क्या है, लंग्स पड़े हुए, और लंग्स के अंदर हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट ज्यादा चाहिए। वैसे तो हमें लंग्स किस तरह एक्सरेज पे नजर आते हैं, सिंपल ब्लैक, और कुछ भी चीज नजर नहीं आती है कि लंग्स के अंदर है क्या क्या, ठीक है। उसके अंदर वेसल्स हैं, उनको हम लोगों ने हाईलाइट करना है, फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, उनको कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स देंगे तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अदरवाइज तो एक्सरेज के ऊपर सिंपल ब्लैक ही नजर आ रहे होते हैं आपके पास। फिर उसके अलावा हम लोग इनके लेवल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट लेवल, ये विंडो विड्थ और विंडो लेवल वाले वही वही चीज है। चेस्ट के अंदर वी रिक्वायर्ड मोर कॉन्ट्रास्ट बिकॉज उधर स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट से लेके आप समझ लो कि
एयर भी है, दैट इज एक अलग, एक साइड के ऊपर से रिब्स आ गई, एक अलग व्हाइट कलर, ठीक है। एक साइड से एक दूसरी साइड पर रेंज एक बढ़ जाती है, तो उसमें हमें कॉन्ट्रास्ट भी उतना ही चाहिए। एक व्हाइट साइड है और एक बिल्कुल ब्लैक साइड है, इंटरमीडिएट ग्रे स्ट्रक्चर तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। वो हमें वैसे ही, आपको पता है कि पूरे लंग के अंदर कोई है सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, या तो फिर हमारे पास वेसल्स हैं, या फिर हमारा जो लंग का जो पेरेन्काइमा वो तो वैसे ही सारा एरियोला एल्विलाए जो है उसके अंदर जितने भी हैं वो एयर सैक्स हैं सारे, ठीक है। तो एयर है सारी, या फिर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कोई पेरेन्काइमा जिसका हम जिस लिवर का है या लंग्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर या तो हम बिल्कुल पीक पे चले जाते हैं एक तरफ या दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो वी वांट कॉन्ट्रास्ट जिसको वो डिफरेंशिएट कर पाए वेसल्स को और उसके एयर को, ठीक है। An oral or intravenous administration of the contrast is often used to create a temporary artificial densities difference between the objects. अब हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हुए आर्टिफिशियली हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए हमने देखना वहाँ पे कुछ सॉफ्ट टिश्यू भी पड़ा हुआ है, फॉर दैट हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जो कि हमें बताएगा कि ये स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चर है। अगर उसके अंदर कोई पैथोलॉजी होगी तो वो हम उसी वक्त उसको रूल आउट कर सकते हैं। कोई ल्यूमन है वो नैरो हुआ हुआ है तो कॉन्ट्रास्ट के आगे जाएगा नहीं, हमें पता चल जाएगा इससे आगे नहीं जा रहा है। परफोरेशन है तो दैट मीन्स वो वहां से कॉन्ट्रास्ट निकल रहा है, ठीक है, परफोरेट हुआ हुआ। ये चीजें हमें वैसे नॉर्मली उसके ऊपर एक्सप्रेस के ऊपर नजर नहीं आती, ठीक हो गया। The goal is to give different tissues which would normally have similar attenuation, different attenuation coefficient, making them more readily visible on the image, ठीक है। वो हम आर्टिफिशियली खुद उनको उनकी डेंसिटीज डिफरेंट करेंगे ताकि उनकी attenuation डिफरेंट हो और वो हमें इमेज डिफरेंट नजर आए, डिफरेंट हमें कलर्स नजर आए उसके, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स आर नॉट डाइज दैट परमानेंटली डिसकलर इंटरनल ऑर्गन्स, दे आर नॉट डाई कि हमने कलर दे दिया और वो हमेशा ही वैसा ऑर्गन जो है वो फिर नजर आएगा, हमें व्हाइट अगर है तो व्हाइट ही हमेशा नजर आएगा। नो, दे आर नॉट डाई, ये हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड दे हैव टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज सून एज पॉसिबल। उसके कुछ रिएक्शंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, क्या रिएक्शंस हैं कॉन्ट्रास्ट के। तो इनको हम फॉर शॉर्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इमेज लेते हैं एंड देन कोशिश करते हैं वो एजेंट्स दें जो एज सून एज पॉसिबल बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। Contrast materials enters the body in of three ways. They can be swallowed, जो कि हम लोग बेरियम के अंदर देते हैं ज्यादातर, बेरियम मील के अंदर, बेरियम सोलो के अंदर और बेरियम फॉलो थ्रू के अंदर, ये तीन के अंदर तो हम दे रहे हैं इनको ऑरली, ठीक। दूसरा एडमिनिस्ट्रेड बाय द एनीमा गिवन रेक्टली, जो कि बेरियम एनीमा के अंदर हम थ्रू रेक्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाते थे कॉन्ट्रास्ट, ठीक। और तीसरा क्या है, इंजेक्शन, इंजेक्टेड जो होते हैं, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू द ब्लड वेसल, वेन और आर्टरी, आल्सो called given intravenously और intra-articularly, ठीक है। तो तीन एडमिनिस्ट्रेशंस आपको पता होंगी आपके कॉन्ट्रास्ट की कौन कौन सी। नंबर 1 इज द orally, नंबर 2 इज द थ्रू रेक्टम हम लोग ट्रांसरेक्टली, एंड नंबर 3 इज इंट्रावेनसली या इंट्रा आर्टेरियली हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। दिस आर द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 इज द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एंड नंबर 2 इज द नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। वो कौन से कॉन्ट्रास्ट है जिनको हम पॉजिटिव कहेंगे, कौन से हैं जो नेगेटिव कहेंगे। जो कॉन्ट्रास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो हैं वो व्हाइट, पहले अपनी वर्डिंग में जो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। वो हमें व्हाइट स्ट्रक्चर, अगर हमने जिस तरह बेरियम डालते थे, बेरियम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो वो हमें व्हाइट नजर आएगा ना कॉन्ट्रास्ट, उसको कहते हैं पॉजिटिव। अगर हमें कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करवाया है और ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव। और वो कौन सा है, हमने बेरियम में ही पढ़ा था, हम डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज करते थे जिसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस करवाते थे, ठीक है। एयर भी एक उसी तरह काम करेगा कॉन्ट्रास्ट एजेंट के ऊपर ही, वो हमें ब्लैक नजर आएगा स्ट्रक्चर्स जो कि ब्लैक हाईलाइट हो रहे हैं, और डबल कॉन्ट्रास्ट अलॉन्ग विद द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बट अलॉन्ग नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, अलोन नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट हमारे पास क्या होगा, इमेज ब्लैक नजर आएगा। जो स्ट्रक्चर्स हमें ऑलरेडी व्हाइट नजर आ रहे हैं उसके अंदर हमने कोई कॉन्ट्रास्ट, ताकि उसको डिफरेंशिएट कर पाए, व्हाइट के अंदर व्हाइट ही इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। हमने तो कॉन्ट्रास्ट बनाना है ना, कॉन्ट्रास्ट एजेंट डिफरेंशिएट करना है दो स्ट्रक्चर्स को, तो हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिटली उसको वो देंगे कॉन्ट्रास्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो उनके टाइप्स क्या है, पॉजिटिव क्या होते हैं, व्हेन द एजेंट इज ऑफ हायर डेंसिटी देन द स्ट्रक्चर इट इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। एग्जांपल इसके अंदर आयोडीन वाले या बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट तो आपको पता है बेरियम के जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर वो दिए जाते हैं,
और आयोडीन जो होते हैं वो उसमें नॉन आयनिक आयनिक जो है वो आगे पढ़ते हैं कि वो कौन से होते हैं। और नेगेटिव हमें पता है कि एयर या कार्बन डाइऑक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, और ये क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी लोअर होती है देन द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, इट इज रेफर्ड टू एज अ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। समटाइम्स एयर एंड बेरियम आर यूज्ड टुगेदर, जिसको हम डबल कॉन्ट्रास्ट जो बेरियम एनीमा के अंदर या फिर मील के अंदर भी देते हैं, जस्ट टू हाईलाइट द, क्या डबल कॉन्ट्रास्ट किस में देते हैं, क्यों मैं पूछ रही हूँ क्या, लाइनिंग, ठीक है, इंटेस्टाइन की उसकी स्टमक की लाइनिंग को, म्यूकोजल लाइनिंग को हम लोगों ने देखना हो, उसको रीड करना हो, तो उसके लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। व्हाट इज डबल कॉन्ट्रास्ट, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, जिसके अंदर ब्लैक और व्हाइट दोनों हमें नजर आते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, जो पॉजिटिव एंड जो व्हाइट हमें नजर आ रहे हैं इसके ऊपर, दे आर आयोडीन एंड बेरियम सल्फेट, एंड नेगेटिव एयर या कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एज क्या उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इनो या जो भी हमारे पास एजेंट होता है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एक तरफ देखो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर आपको वो स्ट्रक्चर व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे हमें जो है वैसे नॉर्मली एक्सरे पे नजर नहीं आती, उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट डाला है तो सारे जो है ना व्हाइट ट्यूब्स हो गई हैं, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट। और इस तरह देखो तो इसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस करवाई हुई है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये सारी जो है वो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट की वजह से ऐसा इमेज है, ठीक है। दोनों इमेज को डिफरेंशिएट कर पाओगे, वन इज द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एंड अदर वन इज द नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा, जिसको हम DCBE भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज DCBE, डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा, थ्रू रेक्टम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेट किया, ठीक है, और उसने लार्ज इंटेस्टाइन को हाईलाइट कर दिया, एंड आपको सिर्फ व्हाइट नजर नहीं आ रहा इंटेस्टाइन के अंदर, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपको ब्लैक और व्हाइट दोनों स्ट्रक्चर्स मतलब वो हाईलाइट किया हुआ है इसमें, ठीक है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, ठीक है। ये सारे व्हाइट है, इस तरफ सारे एयर की वजह से आपको ब्लैक भी नजर आ रहा है, पूरी ट्यूब व्हाइट नहीं, ठीक है। दिस इज द डबल कॉन्ट्रास्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। फिर आज जो हमारे पास आयोडीनेटेड, जो अभी हम लोगों ने बेरियम के साथ आयोडीन वाले जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, व्हाट आर आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ये कौन से होते हैं, ये आगे दो में डिवाइड हुए, एक आ गया आयोडीनेटेड हो गया, एक आपके पास आ गया नॉन आयोडीनेटेड। अब हम लोग देख रहे थे जो हमने बेरियम सल्फेट है, ऑब्वियसली वो हमारे नेम से बता रहे हैं, दे आर बेरियम सल्फेट, इसके अंदर आयोडीन नहीं होगा, दे आर नॉन आयोडीनेटेड। और आयोडीन वाले कौन से हैं, जो कंटेन्स कर रहे हैं, दे कंटेन्स आयोडीन, ठीक है, बस इतना याद रखो। अब आ गया हमारे पास इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जो कि हम क्या कर रहे हैं, उनको इंजेक्ट कर रहे हैं। आयोडीनेटेड एजेंट्स आर, खुद ही चला जाएगा, अच्छा मेरे आपको आ रहा था नजर, वो जो एक अजीब सी स्क्रीन, नहीं वो मेरे इधर कंप्यूटर के ऊपर वो आ गया था कुछ, पता नहीं क्या। अच्छा, iodinated agents are universally used for a variety of radiological examination because they are water soluble and easy to administer intravenously. मेरा कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, ठीक है, एंड हैव हाई सेफ्टी इंडेक्स, दैट मींस, चलो यहाँ से पढ़ा देती हूँ, तो बार-बार बंद हो रहा है, ठीक है। दैट मींस हम लोगों ने क्या करना है, उसको आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स वो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होंगे और वो ब्लड के अंदर जाएंगे ना, तो वो जितनी जल्दी एक्सक्रीट हो सके बेहतर है, ठीक है। एक तो हमारे रेक्टम में और हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, वो तो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ब्लड में जाता है, आपको पता है वो ब्लड में सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया में नहीं जाएगा, वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। एक दफा जिधर जिधर ब्लड गया, हार्ट में गया, जिधर जिधर वो गया, उसने कॉन्ट्रास्ट ने उधर उधर जाना है, ठीक है। हर ऑर्गन को जहाँ पे ब्लड सप्लाई मिल रही है, उस समझो कि उसके अंदर भी उसने कॉन्ट्रास्ट में जाना है, ठीक है। तो वे, तो हम लोगों ने उसको जो है बहुत केयरफुली जो है इंजेक्ट करना है, वो कॉन्ट्रास्ट जो कि नॉन एलर्जिक हो, वो कौन से हैं, वो आयोडीनेटेड एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो नॉन आयोडीनेटेड भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्क्रीन बंद ही हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वाटर सॉल्युबल जो इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट हैं, दैट आर एडमिनिस्टर्ड वाया वेन्स, या ये इंट्रावेनस है तो वेन्स के थ्रू ही इंजेक्ट किया जाएगा, जो इंट्रा आर्टीरियल होता है वो आर्टरी के थ्रू जो है वो इंजेक्ट किया जाता है,
ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीनेटेड एजेंट्स? Intravascular contrast materials has high attenuation compared with the human soft tissues. अब इसका क्या मतलब हो गया हाई attenuation का? हमें कॉन्ट्रास्ट जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जितनी ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा वो उसके अंदर वो उस अटेनुएशन पावर ज्यादा होगी, वो हमें इमेज वाइट नजर आएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट जितने भी हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास हाईली अटेनुएटेड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर अटेनुएशन पावर ज्यादा होती है। वो जितनी भी हमारे पास सोर्स एक्सरेज हो गई या उसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किए जाते थे, लेकिन अब जो है वो उसका सॉफ्टवेयर बना दिया गया, सिर्फ बटन वो प्रेस करो। जो मैंने आपको कलर मैपिंग दिखाई थी, शायद देखी हो आप लोगों ने, कलर मैपिंग के अंदर क्या होता है, वो इसी तरह का इमेज दिखा रहा होता है जैसे कॉन्ट्रास्ट के अंदर होता है, जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास। अच्छा, अब इंट्रावेनसली इंजेक्ट करने का मकसद ये है कि एक जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल हमें पता है यहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह है, ठीक है, हमने ब्रेन में, सिटी में, एमआरआई के अंदर कोई ट्यूमर नजर आया, उसमें हमारे पता है ट्यूमर के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा जाएगा तो वो स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हाईली अटेनुएटेड है, दे विल अपीयर वाइट ऑन इमेज। ठीक है, कोई भी इमेज होगा। ठीक, तो हमारे पास इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स हैज हाई अटेनुएशन कंपेयर्ड विद द ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक, क्यों? क्योंकि वो फिर हमारे पास हाईलाइट होगा, अटेनुएशन ज्यादा होगी तो वाइट नजर आएगा, जो ह्यूमन बॉडी में ग्रे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं उससे डिफरेंशिएट होगा। अच्छा, हाई एटॉमिक नंबर होता है इसका, इसीलिए इसकी हाई अटेनुएशन है, दैट इज 53 एटॉमिक नंबर याद रखना बस इसका आयोडीन का। ठीक, फिर आयोडीन एटम्स इन द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल आर रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीज इन अटेनुएशन, ये हम बात कर चुके हैं। Adding an iodinated agents to the blood stream will temporarily increase the beam attenuation ability to the blood. क्या मतलब? ब्लड के अंदर पहले जो उसकी अटेनुएशन थी उसको इंक्रीज कर दिया है बाय एडमिनिस्ट्रिंग डैट कॉन्ट्रास्ट एजेंट। ठीक है, उसने अब उसको एब्जॉर्ब ज्यादा करना है, उसने जो भी हमारे पास सोर्स आ रही है उसको एब्जॉर्ब ज्यादा करना है। पहले ब्लड में जो थी, ब्लड के अंदर अटेनुएशन कम थी। ठीक है, अब हमने कॉन्ट्रास्ट उसके अंदर आ गया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कॉन्ट्रास्ट है, अब उसकी अटेनुएशन बढ़ गई है। ठीक है, अटेनुएशन बढ़ने से उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और हमें इमेज जो है वो उससे डिफरेंशिएट किया हुआ नजर आएगा। Structures with an adequate blood supply show an increase in attenuation. अच्छा, two tissues must differ by at least 10 Hounsfield unit to be visibly different on CT scan. CT scan के अंदर दो structures का अगर इतना difference है 10 Hounsfield unit का, तब वो differentiate हो पाएंगे। वैसे तो आपको पता नहीं एयर का कितना होता है और एक तरफ हमारे पास बोन का कितना होता है, कितना ज्यादा रेंज है, लेकिन ग्रे के डिफरेंट शेड्स हैं और ग्रे के शेड्स का मिनिमम 10 हाउंसफील्ड यूनिट का डिफरेंस होना जरूरी है, तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे दो स्ट्रक्चर जो ग्रे के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैन इजीली प्रोवाइड 40 to 75 हाउंसफील्ड यूनिट इंक्रीज इन नेचुरल डिफरेंस ऑफ अटेनुएशन बिटवीन द टिश्यूज दैट मेक्स द, वही हाउसफील्ड यूनिट की बात है कि हम लोग एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए कि हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर पाए, और जो है 40 से 75 के अंदर जो है हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन आई बता सकती है कि अगर इतना डिफरेंस है तो दिस इज दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज दिस स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट। कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैव नो थेराप्यूटिक पर्पस, ओनली यूज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। इसका कोई थेरेपी की, सिर्फ हम लोग डायग्नोस करते हैं, इसमें डिफरेंट डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। कौन कौन सी डिजीजेज है जिनको हम कॉन्ट्रास्ट पे इनको कहते हैं कि हम भाई कॉन्ट्रास्ट वाली ही स्टडी करेंगे। क्या पेशेंट प्रेजेंट होगा? अच्छा, उसके अलावा जितने भी कैंसर हम लिवर में नहीं है, क्योंकि एमआरआई जो है सीटी हम करते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट हम इंजेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट बॉडी जहाँ पे हमें ब्लड सप्लाई, हमें पता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, जब ट्यूमर्स बनते हैं तो उनके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है ना। ठीक है, तो अगर हमने डिफरेंशिएट करना और मैस हमें नजर आ रहा है, दैट मैस माइट बी ऑफ मेलिग्नेंट या बिनाइन। ठीक है, अगर मेलिग्नेंट है तो उसके अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी। ठीक है, मैस तो पहले हमें नजर आ गया कि मैस है, कोई भी मैस हो सकता है। ठीक, अब हमने मेलिग्नेंट को रूल आउट करना है, तो उसके अंदर हम उसको कॉन्ट्रास्ट देंगे। वो कॉन्ट्रास्ट अगर उस ट्यूमर के अंदर भी जा रहा है, बिकॉज ब्लड के थ्रू कॉन्ट्रास्ट जाएगा ना। ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो ट्यूमर जो है वो हाईलाइट नहीं होगी। ठीक है, उसके अंदर नहीं जाएगा कॉन्ट्रास्ट, दैट मीन्स वो बिनाइन ट्यूमर है। अगर उस ट्यूमर के अंदर भी चला गया और ट्यूमर हाईलाइट हो गया, दैट मीन्स वो मेलिग्नेंट है, क्योंकि ब्लड सप्लाई थी अंदर उसको और ब्लड के थ्रू तो कॉन्ट्रास्ट किया। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है,
बेरियम के जितने भी स्टडीज हैं जहाँ पे हमने रूल आउट करना है कोई स्ट्रक्चर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, पेशेंट उस कंप्लेन के साथ आया है तो उसको कोई भी हो सकती है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, हम कह सकते हैं कि यार ये कंप्लेन के साथ पेशेंट आया, माइट भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस देखने के लिए। फिर उसके अलावा ट्यूमर्स हो गए, ऑब्स्ट्रक्शंस होगी, परफोरेशंस हो गई, फिस्टुलाज हो गए, ठीक है। क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे के साथ यूनाइट कर जाता है तो उसको फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। फिस्टुला को देखने के लिए एक स्ट्रक्चर में हमने कॉन्ट्रास्ट दिया, वो जा रहा है, उसके जो फिस्टुला बन गया उसके थ्रू, उसके जो एक समझ लो ब्रिज सा बन गया पीछे किसी और स्ट्रक्चर में, वो कॉन्ट्रास्ट भी जा रहा है, दैट मींस का फिस्टुला बना हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें देखने के लिए। फिर उसके अलावा गायनी के अंदर जो हमें स्ट्रक्चर्स वैसे ही नजर नहीं आते, फिलोपियन ट्यूब नॉर्मली नजर नहीं आती, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स को देखने के लिए, उनकी इनफर्टिलिटी अगर कोई पेशेंट के कंप्लेन के साथ आया है तो वी हैव टू रूल आउट कि वो पेटेंट है कि नहीं है फिलोपियन ट्यूब, उसको देखने के लिए, ठीक है। दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। तो ये हम लोग जो डायग्नोज करना है, ये थेरेपी के लिए नहीं है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए नहीं है। अच्छा, फिर हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम, लो ऑस्मोलर। व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? फिजिक्स क्वेश्चन है, किसी को पता है ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? हाँ, किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है जब, तो उसको हम कहते हैं कि वो जितनी ज्यादा उसकी डिसॉल्विंग होगी उतनी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो यही है, ऑस्मोलैरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट मीडियम दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन पर यूनिट लिक्विड एज कंपेयर्ड विद द ब्लड। ये ऑस्मोलैरिटी का तो हम लोग फिजिक्स में भी फैक्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि कितना सॉल्वेंट जो है, वो जो भी पार्टिकल्स है उस वो जो है सोल्यूशन के अंदर पर यूनिट जो है लिक्विड में कितना डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा उतनी अच्छी ऑस्मोलैरिटी, ठीक। तो हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम कौन से होंगे? which have as much as 7 times the osmolarity of the blood. High osmolar. Low osmolar has roughly twice the osmolarity of the blood. ठीक है। Contrast media that is isomolar has the same osmolarity, iso है same होगी as the blood. The osmolarity of the blood plasma is approximately 290. ये सिर्फ आप लोगों ने ये याद कर लो कि कितने कितने पर kg जो है इसकी osmolarity होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लड ये ट्वाइस होगा या उससे बहुत ज्यादा। हाई ऑस्मोलर नेम से ही बता रहा है इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा ब्लड स्ट्रीम की, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है? थिकनेस या जितना विस्कस होगा, ठीक है, उसको भी कहते हैं विस्कोसिटी को भी। विस्कोसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द थिकनेस or friction of the fluid as it flows. The brand temperature and concentration of the contrast affects its विस्कोसिटी, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट इतने टाइम से पड़ा हुआ है, जो बेरियम था उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट हो गई, पड़े पड़े वो विस्कस हो गया थोड़ा, ठीक है, जो लिक्विड था, ठीक है। यहाँ पे कोई टेम्परेचर ऐसा है वो गर्म इन्वायरमेंट में पड़ा रहा है, इफेक्ट करेगी उसकी विस्कोसिटी, ठीक हो गया। अब हमारे पास कुछ आते हैं आयनिक या नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। वो कौन से होते हैं? आयनिक या नॉन आयनिक, नेम से ही बता रहे हैं, जो इंजेक्ट करते साथ ही आयंस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, आयंस बना देंगे। दे आर आयनिक कॉन्ट्रास्ट। जो नॉन आयनिक है वो इंजेक्ट करेंगे लेकिन आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दे आर नॉट, ठीक है। तो आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन इन सॉल्यूशन एंड द मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, फिर बंद हो रहा है, इन नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया डू नॉट डिसोसिएट। नेम से बता रहे हैं व्हाट आर नॉन आयनिक एंड आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। अच्छा, क्लियरेंस क्या है इनकी? तो वंस इंजेक्टेड, हाउ दे क्लियर फ्रॉम द बॉडी? वंस इंजेक्टेड, all types of hydrogenated contrast media undergo very rapid distribution throughout the entire extracellular space. जैसे ही वो गया आपके बॉडी के अंदर, क्या होगा? वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो हमारे सेल्स में गई, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्लूइड होता है, जिसको कौन समझ लो एक्सक्रीट करता है, हमारी बॉडी का लिम्फ नोड्स होते हैं ना, लिम्फेटिक सिस्टम जितना है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ही निकालता है ना, सारा लेकर जाता है, ठीक है। तो वो हमारा एक तरह से एक्सक्रीटरी पर्पस के लिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जाएंगे, ठीक है। they do not metabolize and are excreted by the body nearly exclusively by the kidney, ठीक है। अच्छा, excretion का मैं बता रही थी, and are excreted by the body nearly exclusively by the kidney via
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हमारा किडनी का एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, हमारे यूरिन के थ्रू, आप इन शॉर्ट समझ लो कि यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट है वो थ्रू यूरिन जो एक्सक्रीट होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी इसको ये आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट को, हम कहते हैं कि पेशेंट को आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा यूरिन आए और जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके, बिकॉज वी नो कि ये किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होगा। ठीक है। हाफ लाइफ क्या होती है, आप लोगों ने वो पढ़े न्यूक्लियर मेडिसिन? न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर डिफरेंट हाफ लाइफ पढ़ी होंगी, पढ़ रहे हो? हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? मैम हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी कंट्रास्ट एजेंट जैसे यहाँ पे है तो वो कितनी देर तक जो है वो अपना अफेक्ट शो करेगा, जितनी उसकी हाफ लाइफ होगी उतनी देर तक जो है वो अपना मतलब हाईलाइट करेगा या डिफरेंशिएट करेगा। एक्सक्रीटेड हो जाएगा उसके कितने टाइम तक, वो उसका हाफ लाइफ होता है। समझो एक जो है हमने इसको कॉन्ट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट किया था और वो 2 घंटे तक जो है वो सिर्फ हाफ जो है वो एक्सक्रीट हुए, तो उसका हाफ लाइफ कितना हुआ? 2 आवर्स का। ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या है, हाफ टाइम या हाफ लाइफ डिफरेंट, हम लोग जो आइसोटोप्स भी इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर रेडियो आइसोटोप्स जितने भी, उनकी भी हाफ लाइफ देखी जाती है, कितने टाइम तक जो है एक्सक्रीट करेगा। ठीक है। वो बॉडी के अंदर उसका हाफ लाइफ देखते हुए बहुत जरूरी होता है उसका हाफ लाइफ टाइम इट टेक्स फॉर द हाफ ऑफ द डोज टू एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, हाफ ऑफ द डोज। ठीक है। इन पेशेंट्स विद नॉर्मल रीनल फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। नॉर्मल रीनल फंक्शन के अंदर नॉर्मली 2 आवर्स के अंदर हाफ जो है वो उसका एक्सक्रीट हो जाना चाहिए। ठीक है। इसलिए इससे पहले पहले जितना भी अगर कोई एग्जामिनेशन ज्यादा लंबी है तो हम करते हैं कोशिश को उसको उस उतने आपको फिर इतना पता चलेगा कब आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है और कब तक जो है उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी। हाफ लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमने स्कैन करना होता है, कब तक हम जो है वो उसको स्कैन कर सकेंगे, कब तक जो है वो हम उसको वेटिंग में बिठाया, हमें पता है कि उसने इतने टाइम तक बाद अपना स्कैन करवाना है, इतने टाइम में इमेज आ भी जाएगा कि नहीं, ये ना हो कि एक्सक्रीट हुआ हो 2 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया, आधे से ज्यादा कॉन्ट्रास्ट जो है वो उसकी किडनी में से एक्सक्रीट हो गया। ठीक है। तो हाफ लाइफ आपको हर रेडियो आइसोटोप्स की भी पता होनी चाहिए। जब आप इंजेक्ट करोगे तो आपको ये पता है कि मगा स्कैन के अंदर जो आइसोटोप्स यूज हो रहे हैं उसका क्या हाफ लाइफ है, ताकि हम लोग जब स्कैन करें तो हमें हाफ लाइफ का पता हो। हर आइसोटोप की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी। ठीक है। अच्छा, डोज क्या है? द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट फॉर द पीडियाट्रिक इज 2 ml पर केजी। ठीक है। सिटी के अंदर जो हम लोग कॉन्ट्रास्ट इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स दे रहे हैं बच्चों में, वो हम लोग उसकी डोज को कैसे कितना रखेंगे, वो हम लोगों ने बच्चे का वेट के अकॉर्डिंगली 2 ml पर केजी। ठीक है। 1 किलो का है तो 2 ml, 2 किलो का 4 ml। ठीक है। इस तरह हम लोग उसको बढ़ाते जाते हैं और स्टडी डिपेंडेंट है, वेट बेस्ड है एंड स्टैंडर्ड डोज जो है 50 से 150 तक होनी चाहिए। फिर ये आयोडीनेटेड हो गए। देन हमारे पास बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन कौन से द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आप पॉजिटिव एजेंट्स, हमें पता है कि नेगेटिव तो कम ही हम दे रहे हैं, सिर्फ उसकी अगर हम लोगों ने म्यूकोजल लाइनिंग को हाईलाइट करना हो देन हम लोग जो है उसके अंदर नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज आप पॉजिटिव एजेंट that contain 1 to 3%, किसका माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर दे। 1 to 3% बेरियम सल्फेट सस्पेंशन एंड स्पेशली फॉर्मुलेटेड। ठीक है। ये वो बच्चे होते हैं ना, वो लेक्चर सुन रहे होते हैं और ना इनको मैं बोलती रहूं पता भी नहीं चलता, बस ऑन करके लेक्चर घर में सारे काम साथ साथ हो रहे होते हैं। The most commonly used are the positive agents। ठीक है। फिर आगे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो कि हमारे एक्सरेज हैं उसके अंदर एजेंट्स कैन नॉट सिंपली बी डायल्यूटेड फॉर यूज इन सीटी बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू सेटल आफ्टर इंगेशन। ठीक है। जो हम बेरियम के दे रहे हैं, आपको पता है ना, पिला रहे हैं उनको, हम लोग उसको इंजेक्ट नहीं कर रहे बेरियम के अंदर, हम वो सिटी के अंदर नहीं दे सकते। ठीक है। वो क्या, वो सेटल्ड कर जाता है आपके जितने भी जीआई ट्रैक के अंदर सेटल्ड कर, तो सिटी के अंदर हम लोग इंट्रावेनस ही देते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम लोग ऑरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते। दिस टेंडेंसी लीड्स टू इरेगुलर ओपेसिफिकेशन ऑफ द bowel। Higher dose of oral contrast materials provides greater bowel opacification। अब क्या है ओपेक, क्या मतलब है? रेडियो ओपेक ब्राइट दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। ठीक है। तो ओपेसिफिकेशन बढ़ा रही है, दैट मींस उसके अंदर उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो बढ़ रहा है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ओपेसिफाइड या
ओपेक स्ट्रक्चर कौन से होंगे? वाइट स्ट्रक्चर। रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी के अंदर जो भी पूछा जाए, ओपेक स्ट्रक्चर, वाइट स्ट्रक्चर। व्हाट आर ओपेक स्ट्रक्चर्स ऑन एक्सरेज? क्वेश्चन पूछूंगा वाइवा के अंदर, आप बताओ। मैम बोन होती है। बेटा मैं किसी और से पूछ रही हूँ। हाँ जी, आप आपको कह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं एग्जांपल समझो पूछती हूँ आपको। मैंने एक्सरे फिल्म दी है और आप मुझे बताओ चेस्ट एक्सरे के अंदर व्हाट आर द स्ट्रक्चर, रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स चेस्ट एक्सरे के अंदर। हाँ, चेस्ट के अंदर प्रॉपर बताया करो कौन सी बोन है। रिब्स हो गई चेस्ट एक्सरे के अंदर, रेडियो ओपेक बता रही हो। और कौन सी? ठीक है, इसके अलावा ठीक है, स्टर्नम है सेंटर में। ठीक है, ये आपको जितनी बोन्स हैं वो रेडियो ओपेक नजर आ सकती हैं ऑन चेस्ट एक्सरे। ठीक, अच्छा, उसके अलावा रेडियो ओपेक हम लोग अगर कोई सिटी के अंदर, सिटी के अंदर कॉन्ट्रास्ट लगाया है, कॉन्ट्रास्ट दिया है, इंट्रावेनस दिया है, ठीक है, इंट्रावेनस, तो कौन से स्ट्रक्चर्स रेडियो ओपेक होंगे? चेस्ट एक्सरे के अंदर सिटी के ऊपर आपने कॉन्ट्रास्ट दिया है, इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया, तो स्ट्रक्चर्स कौन सा है रेडियो में? अब कॉन्ट्रास्ट वाली है। वेसल्स, सिर्फ लंग्स नहीं, लंग्स नहीं, लंग्स ब्लैक ही नजर आए जो उसका पैरेंकाइमा है। ठीक है, उसके अंदर वेसल्स जितनी भी है ना उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट जाएगा तो वेसल्स। और अगर कोई उसके अंदर फॉरेन कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हमें व्हाइट रेडियो ओपेक नजर आएगा। ठीक है, रेडियो पेसिफिकेशन या ओपेक स्ट्रक्चर्स वो होंगे जो व्हाइट होंगे, या तो आर्टिफिशियली हमने इनको व्हाइट किया है, ठीक है, उनकी स्पेसिफिकेशंस बढ़ाई हैं, या फिर अगर नॉर्मली हम जनरली देखें बगैर कोई उसके कॉन्ट्रास्ट दिए हुए तो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। ठीक है, इसी तरह मैं अल्ट्रासाउंड वालों से भी पूछती होती हूँ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स दो रेडियो कहती हूँ, हाइपोइक्विक स्ट्रक्चर्स की, एनइक्विक स्ट्रक्चर्स की, आइसोइक्विक स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स दिया करो। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बता दो और एबनॉर्मल बता दो। एबनॉर्मल में आपको पता है ना, हाइपर इक्विक वाइट होते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स वाइट नजर आते हैं, तो बोन्स वगैरह। और पैथोलॉजी के अंदर हाइपर इक्विक स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे हमारे पास? स्टोन्स हो मैम गए, स्टोन। कोई फॉरेन, कोई भी बुलेट वगैरह, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट कह दो। ठीक है, किसी ने कोई चीज ऐसी खाली को बच्चा है, ठीक है, उसने पॉइंट, ठीक है, वो होता है ना छोटे बच्चे ज्यादातर पॉइंट जो है वो खा जाते होते हैं, ठीक है, वो हमें एक्सरे करवाओगे तो यहाँ उसके अंदर हमें व्हाइट नजर आएगा, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो हमारे पास इसी तरह ये एक पैथोलॉजिकल हमारे पास एग्जांपल्स आ गए, कुछ हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल्स आ गए। इसी तरह एनेक्विक हमारे पास नॉर्मल कौन से होते हैं बॉडी के अंदर? फ्लूइड नॉर्मल क्या है हमारे? ब्लड है, मैम यूरिन, यूरिन, ब्लड। इसके अलावा एबनॉर्मल एनेक्विक स्ट्रक्चर्स कौन से हो गए? सिस्ट हो गई, ठीक है, और मैम सिस्ट, सिस्ट, सिस्ट। ठीक है, ठीक है, इन्फेक्शन है वो फ्लूइड के साथ आपको डेब्रीज भी नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आपको पैथोलॉजिकल उसकी विजुअलाइजेशन भी पता होनी चाहिए कि पैथोलॉजी के अंदर इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, नॉर्मली ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, so barium sulfate should not be given if perforation of the GI tract is suspected। पता है हमें कि वो उसकी पेरिटोनियल कैविटी या फिर चला गया तो उतना ही उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो परफोरेशन अगर ऑलरेडी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट नहीं देंगे, वो क्या होगा, उसमें से निकल जाएगा जहाँ पे परफोरेशन होगी। बेरियम लीकिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इज रेफर्ड टू एज अ बेरियम पेरिटोनाइटिस, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। The mortality rate from this complication is significant. It can be prevented by substituting a water-soluble iodinated oral contrast agent whenever perforation is suspected. Another viva question, ठीक है, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं परफोरेशन, ठीक है, तो हम लोग और जीआई ट्रैक के अंदर, जीआई ट्रैक में हमें पता है हम बेरियम सल्फेट ही दे रहे थे, बेरियम की स्टडीज है और हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर पहले ही परफोरेशन है, क्या हम देंगे उसको बेरियम सल्फेट? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नो मैम। कि अगर नहीं दे रहे परफोरेशन का हमें पता है तो इसके क्या और कौन सा हम दे सकते हैं? वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड ओरल कॉन्ट्रास्ट, बेरियम नहीं फिर देंगे, बेरियम सल्फेट। ठीक है, फिर हम लोग वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड ओरल कॉन्ट्रास्ट जो है वो उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। दिस इज अनदर वाइवा क्वेश्चन।
अच्छा, 2 स्लाइड्स अब रह गई हैं कॉन्ट्रास्ट रिएक्शंस के ऊपर कि अगर हमने कॉन्ट्रास्ट दिया है किसी बच्चे को या किसी बच्चों को खास तौर पे ये होता है कॉन्ट्रास्ट रिएक्शंस, ठीक है, या किसी बड़े को भी डिफरेंट मेडिसिन से भी रिएक्शंस हो जाता होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट से क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? द मोस्ट सीरियस, इधर तो बंद हो गया, द मोस्ट सीरियस कॉन्ट्रास्ट रिएक्शंस आर एलर्जिक या कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी। इसमें क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस में भी आगे टाइप्स हैं डिफरेंट, और कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी रीनल डैमेज आफ्टर इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ठीक है। क्यों रीनल नेफ्रोपैथी का इसके अंदर आप रिएक्शन कह रहे हो? क्योंकि सारा का सारा कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रीट ही थ्रू जो किडनी से होना है, ठीक है, तो वो आपकी किडनी डैमेज कर सकता है, ठीक है। कोई भी पैथोलॉजी जो कि कॉन्ट्रास्ट की वजह से आई है उसके अंदर किडनी के अंदर, दैट इज कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी, ठीक है। अच्छा, एलर्जिक जो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उनको हमने 3 में कैटेगराइज किया हुआ है। माइल्ड रिएक्शंस किसी को हो जाते हैं, किसी को जो है वो मॉडरेट होंगे, किसी को सिवियर होंगे। जो माइल्ड रिएक्शंस हो गए उसी वक्त अभी इंजेक्ट किया पेशेंट क्या करेगा, उसको कफ, इचिंग या नेजल कंजेशन, ये उसके माइल्ड आपके पास समझ लो रिएक्शंस हैं कॉन्ट्रास्ट के। अगर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दिया और इसके साथ प्रेजेंट किया तो हम कह सकते हैं इसको कोई ट्रीटमेंट का इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज द माइल्ड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। मॉडरेट में क्या आ जाएगा? मॉडरेट में कौन कौन से हैं? डिस्निया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। इसके अलावा व्हीजिंग, स्लाइट चेंजेस इन द पल्स या ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया या हाई हो गया, ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है, ये मॉडरेट है, ठीक है। इसको अगर ज्यादा कम हो गया या ज्यादा तो हम लोग ट्रीट करेंगे, अदरवाइज मॉडरेट है तो मॉडरेट या तो ट्रीट किया जाता है या नहीं, तो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब कि कितना ब्लड प्रेशर जो है वो उसका रेज हुआ है या कितना उसका लो हो गया है, या इसके अलावा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कहते हैं कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, थोड़ा बहुत उसको डिफिकल्टी होती है, कुछ तो बिल्कुल ही मरने वाले हो जाते हैं, ठीक है, उसको फिर फॉरन इमरजेंसी के लिए किया जाता है बिकॉज इट्स एलर्जिक रिएक्शन, पेशेंट जो है वो एलर्जिक है, ठीक है। उससे सिवियर में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वही मरने वाला पेशेंट, बिल्कुल उसको सांस लेने में इधर कॉन्ट्रास्ट वगैरह साथ ही कुछ होने लग गया उसको, तो इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, फॉरन कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट। तो इसीलिए जो है वो पहले हम लोग टेस्ट करवाते होते हैं, उसका कोई एक टेस्ट होता है ताकि उससे पता चल जाए कि इसको किसी कॉन्ट्रास्ट, जब भी कॉन्ट्रास्ट का कभी भी कोई आपने प्रोसीजर करना है तो उससे आपको ये बताओ कि पेशेंट एलर्जिक तो नहीं है कॉन्ट्रास्ट से, या उससे पहले हम लोग पूछते होते हैं कि आप सिंपल उससे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लो ना कि आप किसी मेडिसिन से एलर्जिक तो नहीं हो, उससे ही पता चल जाएगा। अगर वो किसी मेडिसिन से एलर्जिक होगा दैट मींस फिर उसका टेस्ट करवाया जाता है कि कॉन्ट्रास्ट से वो जरूर एलर्जिक होगा, ठीक है। अगर वो कह रहा है नहीं मुझे आज तक किसी मेडिसिन से कुछ नहीं हुआ तो कोई नहीं, वो आप कर लो, उससे खैर होती है। तो 3 कैटेगरी में हम लोगों ने एलर्जिक रिएक्शंस को डिवाइड किया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। और सिवियर के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अरिथमिया सच एज ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? लेस देन, और टेकिकार्डिया कितना? ठीक है। सीजर्स, उसको शिवरिंग या फिर उसको क्या झटके लगना चाहिए, शॉक में चला गया, एंड कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ये सारी जो है वो सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? कॉन्ट्रास्ट खत्म हो गया, अब इसके बाद कितने रह गए? 16, 4 लेक्चर हो रहे हैं। मैम हमारा मिड्स में कितना सिलेबस है? मिड का सिलेबस में आपको, अच्छा वो भी मैं आपको बता दूंगी। अपनी प्लीज अनाउंसमेंट्स देखा करो एलएमएस के ऊपर, कुछ भी हो, बच्चे मुझे अलग अलग से ईमेल्स कर रहे होते हैं, अलग अलग से मैसेज कर रहे होते हैं कि ये बता दें वो बता दें। कोई भी अनाउंसमेंट होगी और कंफर्म अनाउंसमेंट जब हो जाएगी, कंफर्म न्यूज हो जाएगी कि इससे जब तक ये है आपका, तो मैं अभी डेट शीट 5 का भी 5 का है ना, अभी आप लोगों को ये भी नहीं पता कि कब से आपके एग्जाम है, ठीक है। वो सब कुछ जो भी आपका है ना वो मैं आपको, अभी तक मैंने असाइनमेंट आपको दी, असाइनमेंट मैंने सबमिशन का नहीं बताया, ठीक है, वो मैंने आपको कहा था मैं आपको बता दूंगी। आप लोगों ने एलएमएस के ऊपर मुझे जो है सारों ने कोई मुझे ईमेल ना करे, अभी भी ईमेल्स मेमोग्राफी की आ रही हैं 2-3 की कि मैंने असाइनमेंट सबमिट करा दिया, मैं ईमेल्स पे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसने असाइनमेंट अगर मुझे सेंड कर दी हुई है ईमेल पे वो एलएमएस पे आए। आज में जो है उसके ऊपर टाइम और उसका 1 वीक का, आज क्या है, फ्राइडे है ना, मैंने आपको ट्यूसडे का टाइम दिया था, मैंने लास्ट ट्यूसडे को आपको असाइनमेंट का बताया था और मैंने कहा था ट्यूसडे तक आपने, जो अपकमिंग ट्यूसडे है उसकी रात तक मैं उसका टाइम डाल दूंगी, उस वक्त तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट करा दो,
ठीक है, उसके बाद वो खुद ही क्लोज हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा असाइनमेंट आपका। ठीक है, एलएमएस के ऊपर मैं आज डाल दूंगी टाइमिंग उसकी। सबने मुझे अपनी मेमोग्राफी, रीजनल, मस्कुलोस्केलेटल, जिसके भी जो बच्चे हैं अपनी असाइनमेंट एलएमएस के ऊपर ही मुझे सबमिट करवानी है, और विद इन जो भी टाइम में आपको बताऊंगी उस टाइम के अंदर ही। उसके बाद मुझे कोई ना भेजे और ना ही मुझे कोई अपना इसमें ईमेल्स करे असाइनमेंट्स का। ठीक है, और बाकी प्लीज अनाउंसमेंट्स को हफ्ते बाद देख लिया करो। मैं भी फिर भी अनाउंसमेंट नहीं कर रही होती, कोई अगर इवन लेक्चर भी कैंसिल हो गया है, कुछ भी है, कोई भी न्यूज है, एक दफा जो है ना रात को सोने से पहले अपनी अनाउंसमेंट्स देख लिया करो। ठीक है, कि कोई न्यूज उसमें आ, मैं नहीं ईमेल कर रही हूँ, किसी की ईमेल आईडी नहीं है मेरे पास जो ग्रुप बनाया हुआ है किसी की, तो अनाउंसमेंट्स में तो सब जा सकते हैं ना अपने, तो वो जरूर देखा करो। ठीक है, और प्लीज ईमेल्स करते हो तो इंग्लिश में किया करो। मुझे नहीं समझ आती बच्चे क्या ईमेल्स करते हैं, इस बात पे सर जो है इतना खफा होते हैं कि जिनकी ईमेल इस तरह है ना उनको तो आप पढ़ा भी ना करो। आप लोग यूं ही अभी तक इतने ग्रेजुएटेड हो, इतने बड़े हो गए हो, आप लोगों को ईमेल्स नहीं लिखनी आ रही होती है, और उसके अंदर बच्चे जो है इस तरह मैसेज करते हैं जिस तरह वो एसएमएस के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, मैम ये बता दें, ये हो गया, वो हो गया, उर्दू की में पूरी कहानियां लिखी होती हैं। ईमेल्स थोड़ी, ईमेल्स का क्या मतलब होता है, तो प्रोफेशनल आप लोग हो, आप लोगों ने कल को अपनी फील्ड में जाना है, वहां पे भी प्रोफेशनल ईमेल्स करनी है, डिपार्टमेंट्स को इधर इधर ईमेल्स कर रहे हो, उसमें भी उर्दू में लिखे होगा कि ये हो गया, वो हो गया हमारे डिपार्टमेंट में। तो प्रोफेशनल बनो, अभी से आदत डालोगे, अभी से नहीं लिखनी आती तो थोड़ी सी अपनी वोकैबुलरी अच्छी करने की कोशिश करो। ठीक है, वो जैसी भी लिखते हो लेकिन इंग्लिश में लिखा करो। ठीक है, तो इस बात पे आपको पता है हर चीज हमारे डिपार्टमेंट में डिस्कस की जाती है, हर बच्चे की ईमेल डिस्कस की जाती होती है जब हमारे सारे टीचर्स बैठते होते हैं, जिसका जो मसला होता है फिर हम सर से डिस्कस करते हैं कि ये इसका ये मसला, इसको क्या करेंगे, ये वो, फिर सर इतनी बातें उसमें होती हैं कि ये बच्चों को ईमेल्स ही नहीं लिखनी आती। बच्चे उर्दू में ईमेल्स कर रहे होते हैं और इस तरह समझ रहे होते हैं टीचर्स को जिस तरह फ्रेंड को मैसेज नहीं करते। छोटी छोटी बातें, मैम आज क्लास का होनी है, ईमेल की हुई है। ठीक है, जब भी कोई भी चीज चेंज होती है या कुछ भी अनाउंसमेंट होती है, कुछ भी होता है, वो मैं आपको अनाउंसमेंट में कर दिया करूंगी, आप देख लिया करो अगर कोई वाकई कंफर्म न्यूज हो जाती है। ठीक है, तो अटेंडेंस आप लोग सारे अटेंडेंस लगा के मुझे जो रीजनल वाले बच्चे हैं उनको दे देना, मैं उसमें ले लूंगी। ठीक है, अभी ये साथ लगा लो और उसके बाद ठीक है। बच्चों मीटिंग खत्म हो गई है, घर जाओगे।